हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अग्रिम प्राप्त मांग। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अप्राप्त मांग के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने अप्राप्त मांग क्या होता है, उसका रोजनामचा कैसे बनता है, उसका बेसिक्स देखा था, प्लस साथ ही साथ हमने एक सवाल देखा था जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। सेम उसी तरीके से इस क्लास में भी हम लोग करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि रोजनामचा कैसे बनता है और अग्रिम प्राप्त होता क्या है। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मैं वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2020 में पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ये एग्जाम जो मार्च 2020 में हुई थी उस एग्जाम में ये पूछा गया था, नहीं लॉकडाउन से जस्ट पहले वाली एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें। इससे क्या होगा कि आपका सपोर्ट जो है वो मेरा मोटिवेशन है। प्लस दूसरा क्या है कि जितना ज्यादा आप इसको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा दूसरे बच्चों को ये लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल है। रीजन ये है, मैं सबके पास पर्सनली जाके नहीं बता सकता हूँ। और दूसरा ये है कि बच्चों को क्या होता है कि जब भी वो कोई चीज सर्च करते हैं तो वही चीजें उनको दिखती हैं जो मार्केट में ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि ऑलरेडी व्यूड हो। और यहाँ पे अगर मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन आपको उनको नहीं मिल पा रहा है तो ये आपका हेल्प होगा कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली उनको भी मिलेगा। तो आप थोड़ा शेयर करें, कमेंट किया करें, जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप बिंदास बता सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसको ध्यान से सुनूंगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं टॉपिक और समझते हैं कि अग्रिम प्राप्त क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको छोटा सा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगा अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर अग्रिम, तो ये पहले ढंग से लिख लेता हूं मैं। अग्रिम, अग्रिम प्राप्त मांग। देखो इसमें से जो ये अग्रिम प्राप्त वर्ड है ये वर्ड ऐसा है कि हमने इसके पहले भी ये वर्ड काफी बार सुना है। अब बोलोगे सर काफी बार मतलब इसके पहले हमने कई बार सुना होगा ना अग्रिम प्राप्त अग्रिम प्राप्त। तो अग्रिम प्राप्त बेसिकली होता क्या है? अग्रिम प्राप्त का मतलब होता है कि पहले से ही रकम प्राप्त होना। अब बोलोगे सर पहले से ही रकम प्राप्त होने का मतलब क्या है? पहले से ही रकम प्राप्त होने का मतलब ये है कि आपने पैसा अभी तक मांगा नहीं है, अभी तक मांगा नहीं है उसके बावजूद मिल गया। और अगर कोई चीज हमें पहले से ही मिल जाती है जिस चीज की हमने डिमांड नहीं की है या मांगी नहीं है, तो वो हमारे ऊपर एक तरह से बोझ बन जाता है कि भाई अभी जरूरत नहीं था, दे दिया, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, राइट। और अगर हमारे ऊपर बोझ बन रहा है, यानी बोझ तो मैंने आम भाषा में बोल दिया, अकाउंट की भाषा में वो हमारे ऊपर क्या बन जाता है? दायित्व बन जाता है, राइट। ये बात समझ में है? वो हमारे ऊपर क्या बन जाता है? दायित्व बन जाता है। अच्छा, अब इस बात से क्या समझ में आएगा आपको कि अगर हमें पहले से ही प्राप्त पैसा अगर हमारे ऊपर बोझ बनता है यानी दायित्व बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद रखना है कि जो अग्रिम प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना, जो अग्रिम प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होगा? जमा। सवाल है क्यों? क्योंकि अग्रिम प्राप्त मैंने अभी समझाया कि हमारे लिए एक प्रकार का बोझ है, यानी कि दायित्व है, और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। और अगर दायित्व हमेशा जमा होता है इसका मतलब अग्रिम प्राप्त भी हमेशा क्या होगा? जमा होगा। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में पूरा कहानी समझा दिया। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि देखो अब डिटेल में समझने का मतलब क्या है, उसको लिए मैं थोड़ा सा अपनी बुक में दिखाना चाहूंगा जो मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर धारक से रकम ना मंगवाए, जो मैंने क्लियरली बोला कि पैसे नहीं मंगवाए गए थे, फिर भी वो संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से रकम क्या कर देता है? चुका देता है। तो इन संजोगों में नहीं मंगाया रकम मांगने से पहले मिलने के कारण अग्रिम प्राप्त के रूप में दिखाया जाता है। और यह अग्रिम प्राप्त जो है वो क्या है? कंपनी का दायित्व है, और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। जो बात मैंने पहले ही बता दिया है। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से सुनना। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो क्या याद रखने हैं वो यहाँ पे थ्योरी के तौर पे मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यदि आवेदन के समय, क्या लिखा हुआ है? यदि आवेदन के समय, अब ये इसके लिए मैं पहले आपको पुराना वापस लेके चलता हूं। आपको याद होगा मैंने इसके पिछले वाली क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में, जितनी भी क्लास अभी तक मैंने लिया है सभी क्लास में मैंने एक बात बताया है, और मैंने कहा है कि जो कंपनियां हैं वो कभी भी पैसे एक साथ नहीं मंगवाती हैं, वो पैसे हमेशा इंस्टॉलमेंट में मंगवाती हैं। और उन इंस्टॉलमेंट का हमने एक नाम दिया था, यानी हफ्ता का हमने एक नाम दिया था। हमने सबसे पहला नाम दिया था आवेदन, हमने सबसे पहला नाम क्या दिया था? आवेदन। उसके बाद हमने उसका दूसरा नाम दिया था आवंटन, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। वो हमने दूसरा नाम दिया था आवंटन। इसके बाद हम लोगों ने उसका तीसरा नाम दिया था प्रथम मांग, और उसके बाद अगला नाम दिया था अंतिम मांग। अंतिम मांग।
तो ये सब पढ़ाते समय या ये सब बताते समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आवेदन ही ऐसा होता है जिसमें हमें पहले पैसे मिलते हैं। क्या? जिसमें हमें पहले पैसे मिलते हैं, फिर उसको हम जमा करते हैं पूंजी में, फिर पूंजी में लिखते हैं। पहले पैसे मिलते हैं, फिर पूंजी में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। और बाकी की केस में जैसे आवंटन हो गया, प्रथम हो गया, या आपका अंतिम हो गया, ये तीन के तीनों केसों में ध्यान से सुनना, ये तीन के तीनों केसों में, तो मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूं और ऐसे दिखाता हूं कि तीनों में एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? ये तीन के तीनों केसों में क्या होता है कि पहले पैसा मांगा जाता है। क्या होता है? पैसा मांगा जाता है। यानी कि हम पहले पैसा मांगते हैं, फिर पैसा मिलता है, फिर पैसा मिलता है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टोरी अगर आपको याद रहेगा तो आपको रोजनामचा लिखने में आसान होगा और याद करने में भी आसान होगा। ठीक है? क्योंकि देखो, अब पूरा का पूरा 8-8 रोजनामचा याद करने से बेटर है उसके पीछे की कहानी समझ लो, तो आपको सिर्फ 2 रोजनामचा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। ये कहना चाहता है कि आवेदन के समय आवंटन और मांग की रकम अग्रिम प्राप्त हो तो हमेशा आवंटन की रकम आवंटन खाते जमा की जाती है, तथा अन्य मांग की रकम हमेशा अग्रिम प्राप्त मांग के रूप में जमा की जाती है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो हमने किसी से पैसे मांगे थे, और हमने जो पैसे मांगे थे वो 400 रुपये मांगे थे। हमने मांगा था आवेदन, हमने मांगा था आवंटन, हमने मांगा था प्रथम, और हमने मांगा था अंतिम। क्लियर है? इस तरह से हमने कितने बार में पैसे मांगे थे? 4 बार में। 3, 2, 2, 3। अब उसमें से एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, ध्यान से सुनना, उसने पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ दे दिए। क्या कहा उसने? सॉरी, उसने क्या किया? उसने पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ दे दिया। जब उसने पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ दे दिया, और मान लो इसके पास शेयर थे 500 रुपए, सॉरी 500 शेयर थे। 1000 कर दूं क्या? चलो 1000 कर देता हूँ। कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। अब हुआ क्या कि जब कंपनी को पैसा मिला होगा, तो कंपनी ने रोजनामचा आवेदन के समय क्या बनाएगा, उस रोजनामचे को आपको याद करना है। आवेदन के समय मैंने क्या कहा? पहले पैसे मिलते हैं, तो रोजनामचा बनेगा बैंक खाते उधार। क्या बनेगा? बैंक खाते उधार। तो जब बैंक खाते उधार किया होगा तो कैसे किया गया होगा कि भाई 1000 शेयर था, और उस पे कितने रुपए मिल गए? देखो मैंने क्या कहा, पूरे के पूरे पैसे मिल गए। और पूरे के पूरे पैसे मिल गए, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे कितने रुपए मिल गए हैं? 10 रुपए। तो हमने क्या लिखा होगा? बैंक खाते उधार 1000 गुणे 10, आवेदन खाते जमा 1000 गुणे 10। यानी आवेदन के समय हमें पूरे के पूरे 10 रुपए मिल गए। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से हमने पहला रोजनामचा लिखा होगा। दूसरा रोजनामचा क्या लिखा होगा? हमने पहले तो मैंने कहा था आवेदन जमा होता है, तो अगले में सीधा और आवेदन को क्या कर दो? उधार कर दो। तो यहाँ पे देखो लिखा ना, शेयर आवेदन खाते उधार। तो आवेदन खाते उधार कितने रुपए से? 10 रुपए से, क्योंकि पूरे कितने रुपए मिले थे? 10 रुपए। लेकिन जब हम पूंजी में ट्रांसफर करने जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर करने जाएंगे? जब हम पूंजी में ट्रांसफर करने जाएंगे, तो हमेशा हम मेन रकम ही ट्रांसफर करते हैं। अब मेन रकम का मतलब ये है, 1000 शेयर पे पूंजी का रकम, पूंजी मतलब आवेदन, क्योंकि पहला ही पॉइंट चल रहा है अभी, तो आवेदन का रकम कितना था? 3 रुपए। तो आवेदन में जाएगा सिर्फ 3 रुपए। क्लियर हुआ इतना? फिर उसके बाद बाकी का केस क्या होगा, यानी बाकी का बंटवारा कैसे होगा? तो बाकी का बंटवारा ये होगा कि ये जो आवंटन की रकम है उसको आवंटन के नाम से जमा की जाएगी, यानी कि शेयर आवंटन खाते जमा, क्योंकि ये हमारे लिए अग्रिम प्राप्त है, और अग्रिम प्राप्त दोनों का दोनों हमारे लिए क्या होता है? दायित्व होता है। और जो दायित्व है वो हमेशा क्या होता है? जमा होता है। क्या होता है? दायित्व हमेशा जमा। तो दोनों तो जमा ही होगा, लेकिन लिखेंगे क्या नाम? तो आवंटन के पैसे के लिए आवंटन का ही नाम लिखते हैं, यानी 1000 गुणे कितना लिख देंगे? 2 रुपए। लेकिन बाकी के पैसों के लिए हम क्या नाम लिखेंगे? अग्रिम प्राप्त। यानी आपको सिंपल भाषा में याद रखना है क्या, कि यदि आवेदन के समय एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो आवंटन का पैसा आवंटन में जाएगा, बाकी का पैसा अग्रिम प्राप्त के नाम से जाएगा। यानी कि यहाँ पे रकम कैसे लिखेंगे? तो हम रकम लिखेंगे 1000 गुणे कितना रुपए बचा है? 2 और 3, यानी टोटल 5 रुपए बचा, तो 1000 गुणे 5 कर देंगे। अब अगर ये पूरा रोजनामचा देखो, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे 1000 गुणे 2 किया है, क्योंकि आवंटन का पैसा आवंटन में ही जमा किया है। पर बाकी का 5 रुपए, यानी ये 2 रुपए और ये 3 रुपए मैंने किस नाम से जमा किया है? अग्रिम प्राप्त से। देखो अग्रिम प्राप्त से जमा किया है कि नहीं? अग्रिम प्राप्त मांग खाते जमा। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका बेसिक, आपको याद रखना है कि जब भी पैसा आपको मिलेगा, आपको इसी तरह से बंटवारा करना होगा। कब? आवेदन के समय। लेकिन अगर मान लो उसके बाद आया हो, तो अब थोड़ा देखते हैं।
अब आगे का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा और चीजें दिखा देता हूँ। और जब एक्चुअल रकम मिलने की तारीख आए तब पहले से ही प्राप्त रकम का खाता बंद करने के लिए अग्रिम प्राप्त रकम को हम क्या कर देते हैं, उधार कर देते हैं। और बना हुआ ये तो छोड़ो, चलते हैं अभी आगे, मैं इसको समझाता हूँ तो समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्रथम मांग, क्या लिखा हुआ है, प्रथम मांग का। तो प्रथम मांग में मैंने आपको स्टोरी क्या समझाया, मैंने स्टोरी आपको ये समझाया कि पहले क्या किया जाता है, पहले पैसा मांगा जाता है या मंगवाया जाता है। तो पैसा मंगवाया या मांगा जाएगा तो किस बात का मांगा जा रहा है वो डिसाइड करो। जैसे आवंटन का है, प्रथम का है, अंतिम का है। तो यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया किसका ले रहे हैं हम लोग, प्रथम मांग का। तो जब पैसा मंगवाया जाएगा तो रोजनामचा क्या बनेगा, शेयर प्रथम मांग खाते उधार। क्या बनेगा, शेयर प्रथम मांग खाते उधार। और जमा क्या होगा, शेयर पूंजी खाते जमा। जमा क्या होगा, शेयर पूंजी खाते जमा। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि पैसा मांगोगे तो जो मांग होगा वो उधार होगा, और पूंजी हमेशा क्या होगा, जमा होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद, इसके बाद कहानी क्या होगी, इसके बाद कहानी ये होगी कि जब प्रथम मांग का पैसा मिलेगा, यानी कि प्रथम मांग की रकम जब क्या हो, प्राप्त हो, तो रोजनामचा सबसे पहले क्या बनता है, मैंने कहा जब पैसा मिलेगा तो सबसे पहले बनेगा बैंक खाते उधार। जो अपना बेसिक रोजनामचा पहले उसी पे फोकस करना है, बैंक खाते उधार। और ये जो प्रथम मांग यहाँ पे उधार हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा। तो प्रथम मांग खाते जमा क्या हो जाएगा, प्रथम मांग खाते जमा। क्लियर हुआ इतना। तो ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा क्या इसमें याद रखना है, एक्स्ट्रा याद ये रखना है कि देखोगे तो ऊपर वाले सवाल में प्रथम मांग का पैसा पहले से ही मिल चुका था। यहाँ पे देखो मैंने टिक किया है कि प्रथम मांग का पैसा पहले ही मिल चुका था, तो इस 1000 वाले ने तो पैसा दिया नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे वो देखो, हमने यहाँ पे अग्रिम प्राप्त मांग खाते जमा किया था, तो अब अग्रिम प्राप्त मांग खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। क्यों उधार होगा, उसका रीजन है, जब हमने पैसा एडवांस में मिला था तो हमने दायित्व के तौर पे दिखाया था, और जब वो पैसा मिलने की तारीख आ गई तो वो दायित्व हमारा क्या हो गया, खत्म। और जब दायित्व हमारा खत्म होता है तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि एंट्री जो होता है वो क्या कर देते हैं, उल्टा। मतलब उधार से क्या हो जाएगा आपका, जमा, और जमा से क्या हो जाएगा, उधार। तो ये फिलहाल जमा था तो जमा से हमारा क्या होगा, उधार। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, दायित्व खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जमा था पहले, तो अब क्या कर देना है उसको, उधार। तो देखोगे यहाँ पे रोजनामचा बना है अग्रिम प्राप्त खाते उधार। क्लियर है। रकम कैसे लिखोगे, तो आवेदन के समय जो रकम मिला था, यानी कितना रुपए मिला था, 1000 गुणे 5, नहीं 1000 नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रथम मांग का लिखना है। तो 1000 गुणे 2 होगा इसके अंदर, तो 1000 गुणे 2 जो मिलने वाला को माइनस कर देना। क्लियर हुआ इतना। तो ये हो गया आपका बेसिक रोजनामचा। क्लियर है इतना। तो ये आपको याद रखना, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो हमारा हुआ बेसिक। अब देखो इसमें है ना, आपको कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। क्या, वो मैं आपको यहाँ पे नोट्स पे लिखवा देता हूँ। देखो अब आप यहाँ पे सब कुछ ऐड है, लेकिन प्रैक्टिकल जब सवाल करेंगे तो इतना सारा नहीं याद हो पाता है। तो हम कुछ बातें याद रखेंगे। क्या, वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, पैसा मांगते समय, ठीक है, जब हम पैसा मांगते हैं तो मांगते समय अग्रिम का नहीं सोचना है, अग्रिम का नहीं सोचना है। ये एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद ये रखनी है कि जब पैसा मिलता है, क्या कहा मैंने, पैसा मिलते समय, यानी कि ठीक है, पैसा मिलते समय हमें क्या करना है, अग्रिम का सोचना है। ये नहीं नहीं आएगा, बस इतना याद रखना, अग्रिम का सोचना है। क्लियर हुआ इतना। ये बीच में देखो इसलिए मैंने इसको डब्बा खाली रखा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक और शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या, कि पैसा मिलते समय, तो पैसा मिलते समय मतलब कौन सा वाला एंट्री, यानी बैंक वाला। यानी दिमाग में याद रखना है कि जहां बैंक होगा, ठीक है, जहां बैंक होगा उसी में अग्रिम वाला भी आएगा, उसी में अग्रिम वाला भी आएगा, अग्रिम वाला भी आएगा। क्लियर हुआ इतना। देखो मैं इतना सब क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद रहे। या आपको लिखना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल सवाल में लागू करना है, और चेक करना है कि क्या ये सच है या मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है, और एक बात याद कर लो, या थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी याद कर लो। याद ये है कि जहां बैंक होगा, मैंने कहा उसी में अग्रिम वाला भी आएगा। तो एक बात और याद रखना है, जहां बैंक होगा उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में अग्रिम। कहने का मतलब क्या है कि जब पैसा मिलता है तो बैंक हमेशा क्या होता है, उधार।
तो अग्रिम हमेशा क्या होगा, जमा। ये तो बात मैंने समझा ही दिया था, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं और ये जितना बातें पढ़ा सभी बातों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा क्लास लेंदी हो जाएगी, बट उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि अगर मैं एक एक क्लास में ऐसे नहीं करूंगा तो बोर्ड तक सिलेबस नहीं होगा। दूसरा, मैं चाहता था, जैसा मैंने कहा था, कि इसी महीने में ऑलमोस्ट चीजें बता दूं मैं आपको, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस तरह का सपोर्ट बना के रखेंगे। दूसरी बात कि वीडियोस जो भी मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको देखो, सीखो, समझो। अगर पढ़ चुके हो तो वेरी गुड, नहीं पढ़े हो तो एक बार जरूर देखो, पढ़ चुके तो भी देखोगे तो आपको फायदा ही होगा। हालांकि ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी बीच में बोल रहा हूँ तो आधे ज्यादा लोग तो गायब भी कर देंगे इस बातों को, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ये अपने दोस्तों को समझाओ, बेसिक्स यहाँ से अच्छा रहेगा तो गलतियां कम होंगी, ठीक है। फिलहाल सवाल को शुरू करते हैं और इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा अच्छे से फोकस करना, ओके। सवाल में लिखा है, एक ब्यारा की चौधरी एग्रो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹10 की दर से आम जनता में प्रकाशित किया। तो जैसा मैंने कहा था, आपको शुरू से करके अंत तक क्वेश्चन को पहले लिख लेना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अब क्वेश्चन लिखना कैसे है, मतलब जैसे ये देखो, मैंने लिखा प्रकाशित, प्रकाशित कितना किया, 5 लाख शेयर, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर 10 की दर से आम जनता से मंगवाया था, आवेदन के समय ₹3 है, आवंटन के समय 4 है, प्रथम और अंतिम के समय कितना है, 3 है, यानी 4 3 7 3 10। तो आपको बस लिख लेना है, क्या लिखना है, आवेदन के समय ₹3, आवंटन के समय ₹4, प्रथम और अंतिम के समय ₹3। और इस तरह से जो टोटल आया आपका वो कितना आ गया, ₹10 आ गया। ये काम खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो लिखा है कि कंपनी ने आम जनता के पास से 5,75,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। यानी बोला कंपनी जो था उसको आवेदन पत्र मिला, लेकिन कितना मिला है, 5,75,000। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है आवेदन 5,75,000, एक्स्ट्रा कितना आ गया, 75,000। ये अतिरिक्त आवेदन है। और अतिरिक्त आवेदन के लिए क्या वर्ड लिखा है कि अतिरिक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करके उसकी रकम आवेदकों को क्या की गई, वापस की गई। तो हमने अतिरिक्त रकम को स्वीकार नहीं किया, हम बल्कि हमने उसको क्या कर दिया, वापस। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अस्वीकृत किया, और अस्वीकृत करने के बाद हमने क्या कर दिया है, उसको वापस। तो यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है रकम वापस किया। आप ये लिख लोगे तो आपके लिए फायदे में रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है विरल, जिसने 2,000 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय प्रति 10 की दर से संपूर्ण रकम भेज दी थी। अब यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। अब इसको लिखोगे कैसे, ये लिखने की कला ही तुम्हें फायदे, मतलब तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच लेना, जो मैंने नहीं खींचा था आप खींच लेना। फिर विरल, जिसका नाम होगा उसका नाम शेयर के साथ लिख देना। क्या लिखना, विरल 2,000, ठीक है। अब इसने क्या किया था, आवेदन के समय ही क्या किया था, आवेदन के समय ही ₹10 भर दिए थे। अच्छा एक बात बताओ, जिन जिन लोगों ने आवेदन किया होगा उनको तो आवेदन का पैसा भरना ही था ना। मतलब क्या हुआ, इसने क्या आवेदन का भी पैसा एक्स्ट्रा भरा है, नहीं नहीं नहीं, इसने आवेदन का पैसा एक्स्ट्रा नहीं भरा, इसने बाकी दो का एक्स्ट्रा भर दिया। मतलब कैसे, वो ध्यान से सुनना। हमने तो इससे आवेदन का मांगा ही था तो वो तो आना ही था, राइट, क्योंकि वो तो सब देने वाले थे। इसने क्या किया, इसने बाकी के दो यानी कि आवंटन का पैसा और प्रथम और अंतिम का पैसा वो कहाँ दे दिया, ये देखो ये रहा। अब ये 3 टिक का मतलब क्या, यहाँ पे पैसे 3 बार मिले हैं। अब बोले जैसे 3 बार का मतलब कहाँ पैसा तो एक ही बार मिला सीधा ₹10। 3 बार का मतलब ये हुआ, एक वो पैसा जो हमने मांगा था, एक वो पैसा जो हमने नहीं मांगा था, दूसरा वो पैसा जो हमने नहीं मांगा था। यानी इन शॉर्ट ये 2 पैसा वो है जो हमने मांगा नहीं था, क्लियर है। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कंपनी ने वो भी स्वीकार कर लिया, भाई कंपनी का दिल बहुत बड़ा है, उसने पैसे रख लिए। जबकि यज्ञेश या यज्ञेश की जिसके 2500 शेयर स्वीकृत किए थे, उसने आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम भी दे दी थी। यानी उसने थोड़ा लेट दिया था लेकिन पैसा उसने भी एक्स्ट्रा दिया है। कैसे दिया है वो देखो, जब आवेदन हुआ था तो आवेदन के समय उसने आवेदन ही भरा था, आवंटन के समय भी आवंटन ही भरा था, बट एक एक्स्ट्रा आ गया था और वो था आपका प्रथम और अंतिम। उसने प्रथम और अंतिम भी कहाँ दे दिया था, आपका आवंटन के समय दे दिया था। क्या कहा मैंने, प्रथम और अंतिम का भी पैसा उसने आवंटन के समय दे दिया। अगर आवंटन के समय दे दिया इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, ये जो डैश डैश है ना, इसका मतलब ये डैश वाला पैसा अब नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्टिक का मतलब होता है रकम मिला, 3 टिक का मतलब तीनों रकम एक साथ मिला, और डैश का मतलब है रकम ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी को समझना।
अगर आप स्टोरी को समझने में काबिल हो गए हो, समझना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको सवाल लिखना आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो तीन बात आई है, आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम। तो एक बात मैंने आपको सिखाया था कि सभी में कितने रोजनामचे बनेंगे, दो। देख रहे हो, ये देखो दो दो बनेगा कि नहीं। तो मतलब एक बात तो कंफर्म है, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, टोटल कितना हो गया, छह। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा टोटल कितने रोजनामचा बने हैं। ये देखो, छह रोजनामचा बना है। अब खेल जो है वो रकम का है और रोजनामचे का है। तो सबसे पहली बात करते हैं। पहला रोजनामचा क्या बनेगा, आवेदन खाते उधार। और सुनो मेरी बात, पहला, सॉरी गलती हो गई, माफ करना। पहले आवेदन का बनाते हैं, तो आवेदन में पहले क्या होता है, पहले पैसा मिलता है। तो जब पहले पैसा मिलेगा तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। क्योंकि मैंने अभी क्लियरली पीछे स्टोरी समझा कि पहले पैसा मिलता है, तो बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा, ये हो गया आपका रोजनामचा। रकम कैसे लिखोगे वो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। आवेदन कितने शेयर पे मिला था, 5.75 पे, राइट। कितने के हिसाब से मिला था, 3 के हिसाब से। तो पहले तो 5,75,000 गुणे 3 किया। क्या किया, 5,75,000 गुणे 3। और अगर आप 5,75,000 गुणे 3 करते हो तो कितना आएगा, 5,75 गुणे 3, तो ये आएगा 17,25,000 रुपए। तो ये देखो नीचे मैंने लिख दिया था 17,25,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना। फिर थोड़ा सा ऊपर चलोगे, देखोगे तो यहाँ पे डबल टिक वाला है। यानी पहला पैसा जो आवेदन का है तो वो तो विरल ने भी इसी में दे दिया होगा। पर बाकी के जो दो एक्स्ट्रा आए थे, बाकी के दो एक्स्ट्रा कौन से थे, वो था आपका ये और ये। तो ये दो का एक्स्ट्रा कितना हिसाब बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 4 रुपए का और 3 रुपए का, यानी 4 3 7 रुपए। बाकी के शेयर पे 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बाकी के शेयर कितने, सिर्फ 2,000 है। तो 2,000 गुणे 7। क्लियर हुआ इतना। वापस, पहले तो सभी ने पैसे दिए होंगे, सभी मतलब 5,75,000 लोगों ने। तो 5,75,000 लोगों ने पैसा दिया होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 17,25,000। फिर विरल नाम का जो बंदा था उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। उसने कितना एक्स्ट्रा दिया, तो सिर्फ 7 रुपए एक्स्ट्रा दिया। क्यों 7 रुपए, बाकी का 3 तो मैंने ही मांगा था ना। 2,000 गुणे 7 यानी कितना हो गया, 14,000 रुपए हो गया। तो 17,25,000 प्लस 14,000, ये आपका आ जाएगा 17,39,000 रुपए। और जमा भी कितना हो जाएगा, 17,39,000 रुपए। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि पहला रोजनामचा का जो खेल है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट लाइक करके कमेंट जरूर कर देना कि समझ में आ गया है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, इतने फॉलोअर्स नहीं है। पढ़ाओगे तो आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लूंगा। आने वाली जो पीढ़ी होगी, यानी आने वाली जो बैच होगी, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा। अगर आप अच्छा सोचते हो तो जरूर करना ये सब चीजें। आगे बढ़ते, फिर मैंने कहा था बेसिक पे फोकस करना। अब बेसिक क्या है, बेसिक है, मैंने कहा था कि सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आवेदन जो उधार है उसको, सॉरी आवेदन जो जमा है उसको क्या कर देना है, उधार। देखो आवेदन खाते उधार और पूंजी खाते जमा, ये मैंने बेसिक आपको सिखाया था। कैसे होगा, 17,39 ऊपर तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 17,39 आ जाएगा। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, हम पूंजी में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम पूंजी में उतने ट्रांसफर कर सकते हैं जितनी हमारी औकात है। और हमारी औकात है 5 लाख की, 3 के भाव से। तो 5 लाख गुणे 3 के भाव से कितना होगा, तो यहाँ पे देखोगे लिखा है मैंने 5 लाख गुणे 3 के भाव से, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपए। हमने ट्रांसफर कर दिया। बाकी का पैसा हमने क्या किया था, वापस किया था। तो जो वापस किया था उसको हम क्या नाम लिखेंगे, बैंक खाते जमा। तो यहाँ पे देखो लिखा है बैंक खाते जमा, कितना, 75,000 गुणे 3 यानी ये 2,25,000। तो ये भी डन हो गया। फिर मैंने अभी बेसिक में एक्सप्लेन किया आपको कि जब भी आवेदन के समय पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, ध्यान से सुनना, जब भी आवेदन के समय पैसा एक्स्ट्रा मिलता है तो पहले तो दिमाग में रखना, आवंटन का पैसा आवंटन के नाम पे जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे जमा हुए आवंटन खाते जमा। दूसरा, बाकी कोई भी पैसा मिलेगा तो उसको किस नाम से लिखोगे, अग्रिम प्राप्त मांग। तो आवंटन का कितना रुपए, 4 रुपए, देखोगे ऊपर सवाल में है। आवंटन का 4 रुपए है, तो देखो यहाँ पे आवंटन में जमा कितना हुआ है, 4 रुपए। और अग्रिम वाले में कितना देखो जमा हुआ है, 2,000 गुणे 3। तो इस तरह से 4,000, 2,000 गुणे 4 करोगे तो 8,000 हो जाएगा, 2,000 गुणे 3 करोगे तो 6,000 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला आवेदन और का दोनों रोजनामचा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों रोजनामचा क्लियर हो गया होगा। पहले से आंसर लिखा, थोड़ा सा उसमें टाइम बच रहा है, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूरत से ज्यादा ही मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप पॉजिटिव लेंगे और चीजों को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले खेल पे। अगला खेल है आवंटन का। आवंटन में पहले क्या करोगे, पैसा मांगोगे। तो जब पैसा मांगोगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, आवंटन उधार पूंजी जमा, जो मैंने पहले ही सिखाया था। 5 लाख गुणे 4, फटाफट करके 20 लाख कर देना है। अब अगला खेल, सबसे पहले जो बेसिक रोजनामचा है वही लिखो। बेसिक क्या है, बैंक खाते उधार और आवंटन खाते जमा। ध्यान से सुनना, बेसिक है बैंक खाते उधार और आवंटन खाते जमा। अब रकम कैसे लिखोगे वो सुनना थोड़ा।
तो रकम लिखने का इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और वो क्या है वो मैं बताता हूँ। हम लोग को कितने रुपए मिलने वाले थे? हम लोग को मिलने वाले थे 20 लाख। पूछे कहाँ से? तो ये रहा। कितने रुपए मिलने वाले थे? 20 लाख। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा क्या? हाँ होगा। हमको 20 लाख रुपए मिलने वाला था, तो यहाँ पे देखो मैंने 20 लाख लिख दिया है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आवंटन खाते जमा हुआ है कितने के भाव से? 2000 × 4 यानी 8000 के भाव से। मतलब ये हुआ कि 20 लाख में से हमने कुछ पैसे तो पहले ही जमा कर दिए थे। क्लियर हुआ इतना? हमने कुछ पैसे पहले ही जमा कर दिए थे। दिमाग में इस बात को रखना है कि जब यहाँ पे पहले से ही जमा हो चुका है तो यहाँ पे तो जमा अब दोबारा होगा नहीं। इसी वजह से जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो ये उठाया गया कि जो 20 लाख रुपए था उसमें से 8000 रुपए को क्या कर दिया गया? माइनस। क्यों माइनस कर दिया गया? इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो पैसा पहले से ही जमा हो चुका है। क्लियर है इतना? तो देखो यहाँ पे 20 लाख में से 8000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया है? 19,92,000। कितना आ गया है? 19,92,000 रुपए। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सवाल में मैंने दिखाया है, आपको बताया है कि यज्ञेश नाम का जो था बंदा, यानी यज्ञेश या यज्ञेश नाम का जो था, उसने प्रथम और अंतिम का पैसा आवंटन के समय दे दिया। तो मैंने ये बात आपको बताया कि सिर्फ आवेदन के समय ही ये चोचला है कि आवेदन के समय पैसा एक्स्ट्रा मिलता तो पहले आवंटन के नाम पे जाता, बाकी कहीं पे भी नहीं है। बाकी सभी में अग्रिम के नाम से जाता। तो सबसे पहले रोजनामचा क्या बन जाएगा? अग्रिम खाते जमा। देखो लिखा है ना, अग्रिम मांग खाते जमा। सबसे पहले यही बना दो। कितने पैसे मिल गए हैं? तो 2500 शेयर पे 3 रुपये भाव से। अब बोलोगे सर कैसे कैसे पता चला? तो यार अंतिम का इतना ही पैसा है, तो 2500 × 3 करोगे तो ये आ जाएगा 7500, यानी 7500 रुपए। क्लियर हुआ इतना? अब ये 2500 × 3 हमने अग्रिम खाते जमा किया, पैसा भी तो मिला होगा ना। तो जब पैसा भी मिला होगा तो हम उसको प्लस भी तो करेंगे। तो देखो अब ये बैंक वाला पूरा खेल समझो। सबसे पहले तो 20 लाख रुपए लिखा था क्योंकि 20 लाख मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से 8000 तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये पैसे ये पहले से ही मिल चुका है। कहाँ पता चला? ये देखो डब्बे में मैंने यहाँ समझाया है कि ये पैसा डैश डैश का मतलब पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पहले से ही मिल चुका है। तो ये पैसे तो गए। तो ये जब पैसे गए तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है? सबसे पहले वो माइनस हो गया। उसके बाद जो यज्ञेश नाम का आया था जिसने ये 2500 × 3 7500 रुपए एडवांस दिया था, उसका देखो यहाँ पे प्लस हो गया है। कहाँ गया स्क्रीन? हाँ ये देखो 2500 × 3 प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब इस पूरे का कैलकुलेशन क्या होगा? 20 लाख में से 8000 माइनस होगा, प्लस से 7500 रुपए प्लस होगा। तो ये आ जाएगा 19,99,500 रुपए, 19,92,000 रुपए और ये 7,500 रुपए। क्लियर है? यही वाला जो रुजनामचा है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बाकी का इजी है, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और डाउट रह जाता है तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में स्पेशली इसी का छोटा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले खेल पे चलते हैं। अब अगला है प्रथम और अंतिम का। तो मैंने वही बात कही, पहले पैसा मांगो, तो मांगोगे तो रोजनामचा क्या बनेगा? प्रथम अंतिम खाते उधार और फटाफट पूंजी खाते जमा। कितने के इस भाव से? 5 लाख × 3, 5 लाख × 3, 5 लाख × 3। क्लियर है इतना? अब अंतिम के समय तो कोई चोचला है नहीं, लेकिन दो बातें याद रखनी है कि ये दो पैसे नहीं मिले हैं, एक ये और एक ये। इसके कितने पैसे थे? 2000 शेयर के भाव से 3 रुपए था, इसका 2500 के भाव से 3 रुपए था। तो थोड़ा चलते हैं और बोर्ड पे देखो, यानी स्क्रीन पे देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो बेसिक रोजनामचा है वही लिख लो। बैंक खाते उधार और इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते जमा। तो जितना इधर उधार हुआ है उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? जमा। तो देखो यहाँ पे 5 लाख जमा हो गया। अब 5 लाख रुपए मिलने, 5 लाख बोलो सॉरी 15 लाख रुपए जमा हो गया। अब जितना मिलने वाला, 15 लाख रुपए मिलने वाला, लेकिन उसमें से कितना नहीं मिलेगा? तो वो है 2000 और 2500 शेयर पे 3 के भाव से नहीं मिलेगा, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। ये देखो 2000 पे 3 के भाव से नहीं मिलेगा और 2500 पे भी 3 के भाव से, यानी 2000 प्लस 2500 कितना हो गया? 4500। तो 4500 गुणे 3 करोगे तो आएगा 13,500। तो देखो वो 13,500 माइनस कर दिया, यानी 15 लाख में से 13,500 माइनस कर दिया, यानी कितना मिल गया होगा? 14,46,000 सॉरी 86,500 रुपए। क्लियर है? तो ये आपका रोजनामचा दोनों क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे अग्रिम खाते जमा है वो दायित्व तो खत्म हो गया ना, क्योंकि असली टाइम आ चुका है। तो इसीलिए जो अग्रिम खाते जमा है उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? उधार कर दिया जाएगा। तो रोजनामचा क्या लिखेंगे? अग्रिम प्राप्त मांग खाते उधार। तो 2 बार उधार होगा। कैसे 2 बार उधार होगा? ये देखो यहाँ पे भी जो जमा था वो भी उधार हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट भी, यानी 2000 × 3, और यहाँ वाला भी यानी 2500 × 3। इसलिए देखो दोनों का ऐड करके 3 कर दिया, यानी 13,500 रुपए। तो इस तरीके से आपका ये रोजनामचा जो होगा कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है? थोड़ा ये जो लाइन वाइन ज्यादा खिंचा गया है, बोलोगे तो मैं लाइन मिटा दूंगा और आपको पीडीएफ भी नहीं सेंड कर सकता। सॉरी, मेरी पूरी बुक है यार, ये मैं पूरी बुक है तो मैं पीडीएफ नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें। और अगर आप बुक लेना चाहो तो ले लेना, बाकी मैं बुक नहीं सेंड कर पाऊंगा। हाँ, नहीं कर पाऊंगा यार, सॉरी। ठीक है, तो ये क्लास, ये रोजनामचा जो है ना, लिख लेना ना अच्छे से, जो भी बात एक्स्ट्रा लिखवाई है, जो भी नोट्स मैंने बनाए वो लिख लेना, थोड़ा सा कष्ट कर लेना इतना। ठीक है। बाकी कोई समस्या रहती है, क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, लाइक करके, जो भी होता है आपका सिचुएशन। लाइक कर दो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना देख के, भाई हाँ, चलो 10 लोगों ने लाइक किया, 5 लोगों ने लाइक किया है। कमेंट करोगे, अच्छा बुरा जो भी होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं दोनों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और दोनों का मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देख लेना। अपने दोस्तों शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा लोग बढ़े इस पे, और भी मैं आगे का क्लास प्रोवाइड करता रहूंगा, उसका चिंता नहीं करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।